आपको दिखाते हैं कि सोशल मीडिया की दुनिया में कौन सी वो खबर है जो सुर्खियों में बनी हुई है। सबसे पहली खबर बहराइच को लेकर के है जो सबसे पहले ट्रेंड कर रहा है। ये तीनों ट्रेंडिंग स्टोरीज, पहली है बहराइच को लेकर, दूसरा कनाडा और तीसरा मुंबईकर्स को लेकर के ये खबर जो कि सुर्खियों में आज बना रहा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बवाल इलाके में भारी फोर्स की तैनाती हुई है। उपद्रवियों को काबू करने के लिए खुद एसटीएफ के चीफ इस समय सड़कों पर है। वहीं आज की दूसरी ट्रेंडिंग स्टोरी कनाडा को लेकर के, केंद्र सरकार ने कनाडा के राजदूत को तलब किया है। अभी अभी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। ट्रूडो की टिप्पणी पर कनाडा के राजदूत को तलब किया गया। कनाडा के बेबुनियाद आरोप लगाने के बाद उन्हें तलब किया गया है। वहीं आज की तीसरी ट्रेंडिंग स्टोरी है मुंबईकर्स को लेकर के। मुंबईकर को शिंदे सरकार से बड़ा तोहफा मिला है। मुंबई से जुड़े 5 टोल फ्री होंगे। चुनाव से पहले शिंदे कैबिनेट का ये अहम और बड़ा फैसला है जिसे चुनाव से जोड़ करके देखा जा रहा है। अब ये तो हो गई उन ट्रेंडिंग स्टोरीज की बात जो कि आज सोशल मीडिया पर छाई रही। और अब आगे बढ़ते हैं और खबरों का जिक्र करते हैं। और पहली खबर महाराष्ट्र से ही है जहां पर शिंदे कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। क्या कुछ फैसला हुआ वो आपको बताते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे कैबिनेट ने बड़ा ऐलान किया। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में एंट्री करने वाले सभी 5 टोल बूथ पर हल्के मोटर वाहन के लिए टोल शुल्क को पूरी तरीके से माफ करने की घोषणा की है। ये नियम आज रात 12 बजे से लागू हो जाएगा। इस घोषणा के बाद छोटे वाहन चालकों को सभी 5 टोल बूथ पर कोई टोल फीस नहीं भरनी पड़ेगी। मुंबई में एंट्री पॉइंट्स के ये जो 5 टोल बूथ है वो कौन कौन से हैं वो भी बता दें। दहिसर, आनंद नगर टोल, वैशाली, मुलुंड, एरोली, क्रीक ब्रिज, ये 5 टोल हैं जिसे फ्री किया गया है। इस टोल टैक्स को माफ करने की मांग लंबे समय से वहां हो रही थी। पहले ये मांग राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से की गई। वहीं पिछले दिनों मुंबई आने वाली गाड़ियों के लिए टोल टैक्स माफ करने की मांग पूर्व मंत्री और शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे की तरफ से भी हुई। इन सब टोल से कई लाख वाहन प्रतिदिन मुंबई में एंट्री लेते हैं और एग्जिट भी करते हैं। ऐसे में सिर्फ मुंबई वासियों के लिए ही नहीं बल्कि बाहर से आने वाले दूसरे राज्यों और शहरों के लोगों को भी इससे फायदा होगा। किन किन वाहनों को अब टैक्स नहीं देना होगा ये भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। हल्के वाहन में जैसे कि कार, टैक्सी, जीप, वैन, छोटे ट्रक, डिलीवरी वैन, ये जो तमाम है जो आते जाते हैं उन्हें टैक्स नहीं भरना होगा। यानी कि आज रात 12 बजे के बाद मुंबई आने वाली कारों और टैक्सियों को टोल टैक्स से राहत मिल सकेगी। वहीं इसको लेकर के महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में मंत्री दादाजी भूसे ने कहा है कि मुंबई में प्रवेश के समय दहिसर टोल, आनंद नगर टोल, वैशाली, एरोली और मुलुंड समेत 5 टोल प्लाजा थे। इन टोल पर 45 रुपए और 75 रुपए वसूले जाते थे। ये 2026 तक लागू था। तकरीबन 3.5 लाख वाहन आते जाते थे। इनमें तकरीबन 70,000 भारी वाहन और 2,80,000 हल्के वाहन शामिल थे। महाराष्ट्र सरकार कई महीनों से इस पर चर्चा भी कर रही थी और आज ये क्रांतिकारी फैसला सरकार की तरफ से लिया गया। एकनाथ शिंदे कैबिनेट के इस फैसले को विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को लुभाने के रूप में देखा जा रहा है। ये फैसला महाराष्ट्र सरकार ने ऐसे वक्त पे लिया जब किसी भी वक्त विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। टोल टैक्स फ्री करने के फैसले पर शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं ने शिंदे सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये फैसला आप तब ले रहे हैं जब चुनाव आ गया। आपकी चालाकियों को जनता देख रही है। ये साफ है कि आप पहले भी टोल बंद कर सकते थे लेकिन नहीं किया और बड़े वाहनों को क्यों टोल देना पड़े जबकि वर्षों से आप टोल वसूल रहे हैं। सड़क भी खराब रहती है। कोई बात नहीं, चुनाव में जनता आपको सबक सिखाएगी। अब ये तो कुछ दिन में होने वाला विधानसभा चुनाव ही बताएगा कि जनता टोल टैक्स हटने के फायदे को देखेगी या सबक सिखाने का काम महाराष्ट्र के लिए यानी जो भी मौजूदा सरकार है उसके लिए करने वाली है। हमारे महायुति सरकार ने जो निर्णय लिए हैं वो चुनाव भी जुमले नहीं है, चुनाव को सामने रख के लिए हुए निर्णय नहीं है। ये आज टोल मुक्त करने का निर्णय जो लिया है वो चुनाव तक नहीं, वो परमानेंट है। और मैंने अभी आंकड़ा लिया है, 10 करोड़ 80 लाख लोग ये लाइट कार वाले ये 5 एंट्री पॉइंट में यात्रा करते हैं। 10 करोड़ 80 लाख लोग, और इसलिए ये चुनावी जुमले कहने वाले उनको इसका एक्सपीरियंस है। चुनाव में वो लोग वादे करते हैं, बाद में मुकर जाते हैं, बाद में कहते प्रिंटिंग मिस्टेक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में नए दौर की शुरुआत हो चुकी है।
6 साल पहले जम्मू कश्मीर में राज्य की खराब राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। अब शांतिपूर्ण चुनाव होने के बाद नई सरकार का गठन होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन से पहले राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश कल देर रात जारी हुआ। गृह मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए मुख्यमंत्री की शपथ के तुरंत पहले राष्ट्रपति शासन खत्म करने का आदेश जारी किया। जम्मू कश्मीर में पिछले विधानसभा चुनाव में 10 साल पहले 2014 में हुए चुनाव के बाद बीजेपी पीडीपी ने गठबंधन की सरकार बनाई। 2018 में बीजेपी के समर्थन वापस लेने के बाद वहां सरकार गिरी और महबूबा मुफ्ती ने सीएम पद से इस्तीफा दिया। तब से जम्मू कश्मीर में केंद्र का शासन था। जम्मू कश्मीर में 10 साल के लंबे अंतराल के बाद विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है। ये चुनाव आर्टिकल 370 के निरस्त होने के बाद पहली बार हुआ, जिससे ये ऐतिहासिक महत्व काफी ज्यादा जम्मू कश्मीर में रखता है। इस बार के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस ने 6 सीटें जीती। कांग्रेस की 5 सीटें कश्मीर से है और 1 जम्मू रीजन से है। दोनों पार्टियों ने चुनाव पूर्व गठबंधन किया और 4 निर्दलीय विधायकों और आम आदमी पार्टी के 1 विधायक का समर्थन भी उन्हें मिल गया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अपनी जगह जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से बनाई। उमर अब्दुल्ला को 10 अक्टूबर को हुई बैठक में विधायक दल का नेता भी चुना गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने 11 अक्टूबर को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसमें उन्होंने सहयोगी दलों से मिली हुई समर्थन की चिट्ठियां भी सौंपी। उन्होंने 54 विधायकों के समर्थन हासिल होने का दावा किया। उमर अब्दुल्ला को सर्वसम्मति से नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक दल का नेता चुना गया है, जिससे उनके मुख्यमंत्री बनने का रास्ता जाहिर है साफ हो गया। उमर अब्दुल्ला गांदरबल और बडगाम 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे और वहां से जीते भी। वो गांदरबल सीट बरकरार रख सकते हैं। कुपवाड़ा से चुनाव हारने वाले नासिर असलम यानी कि बडगाम सीट से फिर से चुनाव लड़ने वाले हैं। ये उमर अब्दुल्ला का दूसरा कार्यकाल होगा। इससे पहले वो 2009 से 2014 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पहले रह चुके हैं, जब जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस गठबंधन की उस वक्त सरकार थी। जम्मू कश्मीर में 6 साल बाद राष्ट्रपति शासन हटने और नई सरकार बनने से राज्य की राजनीतिक स्थिति में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में ये सरकार राज्य के पुनर्गठन और विकास के लिए कई अहम कदम उठाने की योजना बना रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना है और अब ये देखना होगा कि नई सरकार इस दिशा में क्या ठोस कदम उठाती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि नई सरकार का प्रमुख उद्देश्य जो है वो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करवाना है। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता जम्मू कश्मीर को एकजुट करना और चुनाव के दौरान फैली नफरत को खत्म करना होगा। राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए ताकि राज्य सुचारू रूप से काम कर सके और हम अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। आपको एक बार फिर से बता दें कि जम्मू कश्मीर में लगा राष्ट्रपति शासन खत्म हो चुका है। कल देर रात ही खत्म हुआ। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में 31 अक्टूबर 2019 का आदेश जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 54 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति से तुरंत पहले निरस्त माना जाएगा। अब ऐसे में नई सरकार के शपथ ग्रहण का रास्ता जाहिर है साफ हो गया। नई सरकार के 16 अक्टूबर को शपथ लेने की संभावनाएं हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। चाहे कांग्रेस का खराब प्रदर्शन रहा, लेकिन कांग्रेस को जम्मू कश्मीर सरकार में 2 मंत्री पद मिलने की संभावनाएं भी जाहिर की जा रही हैं। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान मैंने उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सीपीएम, आम आदमी पार्टी और जिन इंडिपेंडेंट्स के तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन की चिट्ठी मिली है, उन्हें उन चिट्ठियों को मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हवाले किए और उनसे गुजारिश की कि जल्द से जल्द वो तारीख मुकर्रर करें ताकि यहाँ ओथ लिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के एक हफ्ते बाद भी यहां पर बीजेपी अपनी जीत का जश्न मनाने में लगी है। वहीं कांग्रेस अपनी हार का ठीकरा ईवीएम मशीन और अपने नेताओं पर फोड़ती हुई नजर आई। इन दोनों पार्टियों के अलावा एक ऐसी पार्टी है जिसके अस्तित्व पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है और पार्टी का सिंबल भी छिन सकता है। हम बात कर रहे हैं प्रदेश के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की सबसे पुरानी क्षेत्रीय पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल यानी INLD। कहा जा रहा है कि इनेलो का इलेक्शन सिंबल छिन सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि इनेलो को इस बार केवल 2 विधानसभा सीटें हासिल हुई
और पिछले विधानसभा चुनाव में इनेलो को केवल एक विधानसभा सीट ही हासिल हुई। आईएनएलडी पर बड़ा संकट है और वो क्यों है, जरा आप ये समझिए। चुनाव में तकरीबन 4.14% वोट ही उन्हें मिले। 2 सीटों पर ही पार्टी को जीत हासिल हुई है। आईएनएलडी डबवाली और रानिया में जीती। डबवाली से आदित्य देवीलाल जीते हैं, रानिया से अर्जुन चौटाला जीते। आईएनएलडी को चुनाव में 5.75 लाख वोट मिले हैं, यानी 5,75,000 वोट मिले। पार्टी के सीएम कैंडिडेट अभय चौटाला भी हारे। अभय चौटाला एलानाबाद से चुनाव हार गए हैं। अब इसके चलते इनेलो के आगे का जो अस्तित्व है उसके लिए संकट पैदा हो गया है। 2019 विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में आईएनएलडी का दबदबा रहा है, लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी का सूपड़ा साफ हो गया। जेजेपी को 1% से भी कम वोट मिले हैं और एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई ये पार्टी। खुद दुष्यंत चौटाला की जमानत जब्त हो गई। ऐसे में अगर आईएनएलडी का सिंबल छिनता है तो प्रदेश में चौटाला परिवार के लिए ये एक बड़ी राजनीतिक क्षति होगी। खबरों की माने तो आईएनएलडी के सिंबल पर संकट क्यों है, यानी आखिर क्या वो रूल होते हैं, क्या रूल रेगुलेशंस है, वो भी आपके लिए समझना जरूरी है। देखिए, किसी पार्टी को क्षेत्रीय दल के दर्जे के लिए आईएनएलडी को राज्य में कम से कम 2 सीटें और 6% वोट हासिल करना होता है किसी भी पार्टी के लिए। यहाँ जिक्र हम आईएनएलडी का कर रहे हैं और तभी उसका क्षेत्रीय दल का जो दर्जा होता है वो बना रहता है। उससे इस शर्त को आंशिक तौर पर ही पूरा किया, यानी आईएनएलडी ने। इनेलो को किसी तरीके से 2 सीटें तो मिल गई, लेकिन उसका जो वोट परसेंट है, जो वोट शेयर है, वो 6% से कम रहा है। सिंबल बचाने के लिए पार्टी एक और शर्त पूरा कर सकती है। अगर किसी दल को राज्य में 3% वोट ही मिले, लेकिन कम से कम जो सीटें हैं वो 3 जीतनी जरूरी है। अब इस शर्त को भी आईएनएलडी फिलहाल पूरा नहीं कर पाई है। 2019 के चुनाव में भी इनेलो की यही स्थिति बनी हुई थी। 2019 में तो उसे महज एक सीट पर ही संतोष करना पड़ा और वोट शेयर जो परसेंटेज था वो था 2.44%। अब इस तरीके से इनेलो के लिए अपना सिंबल और क्षेत्रीय दल का दर्जा बचाना दोनों ही मुश्किल है। हालांकि इसके बारे में चुनाव आयोग को ही फैसला लेना है, जो आने वाले दिनों में शायद कोई निर्णय ले सकता है। इनेलो को 1998 में क्षेत्रीय दल का दर्जा मिला, जब उसने 4 लोकसभा सीटें जीती। इनेलो और उससे पहले बनी पार्टी लोकदल कई बार हरियाणा में सत्ताधारी दल या फिर मुख्य विपक्षी पार्टी भी बन चुके हैं, लेकिन बीते कई चुनाव से पूर्व पीएम देवीलाल की विरासत वाला ये जो दल है वो कमजोर पड़ता नजर आया। इनेलो से ही निकल करके बनी जेजेपी ने 2019 में 10 सीटें पाली, लेकिन इस बार उसका सूपड़ा पूरी तरीके से हरियाणा में साफ हो गया। वहीं जेजेपी का क्षेत्रीय दल का दर्जा अभी फिलहाल बना रहेगा। 2019 में उसे 15% वोट मिले थे और इस बार उसे 1% से भी कम मत मिले हैं, लेकिन अभी उसे एक चुनाव में और मौका मिलने वाला है। यही पूरा रूल और रेगुलेशंस होता है।